नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं कर्नाटक हिजाब बैन पर। आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ के फैसले पर सबकी नजर रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का फैसला सही था या फिर नहीं। 22 सितंबर से 10 दिन तक चली सुनवाई के बाद पीठ हिजाब विवाद पर फैसला उसने सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कुल 26 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। इसमें उन 6 मुस्लिम छात्राओं की भी याचिका है जिनकी याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस साल 15 मार्च को अपना फैसला सुनाया था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो जो फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आज उस पर 10:30 बजे का वक्त है जबकि फैसला सुनाया जा सकता है। एक अहम फैसला रहेगा जिसका एक दूरगामी असर भी देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक सरकार ने जो हिजाब पर बैन लगाया है उसके खिलाफ जो तमाम याचिकाएं हैं आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा और आज उस फैसले को सुनाया जाना है। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, यहाँ पर एक लंबी सुनवाई हुई है, काफी अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आना है जिसका एक दूरगामी असर भी देखने को मिलेगा। किस तरह की दलीलें कर्नाटक सरकार की तरफ से दी गई और जो याचिकाएं आई हैं उसमें क्या कुछ दलीलें दी गई, बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन एक और सबसे बड़ी बात ये भी है इस पूरे मामले में कि दोनों जज जो इस पीठ में शामिल हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया, दोनों अपने जजमेंट अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे। उन्होंने अपने अलग अलग जजमेंट लिखे हैं। अब ये नहीं पता कि वो एक मत हैं इस मुद्दे पर या नहीं है, या वो आपस में असहमति जताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर मामला 3 जजेस की बेंच को रेफर किया जाएगा। लेकिन काफ़ी अहम है ऐसे मुद्दे पर जहाँ पर इसके अगर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देता है, क्योंकि एक इस मामले में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर बहुत सारे सवाल सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धुलिया ने उठाए थे और कहा था कि हाई कोर्ट को इस बात पे नहीं जाना चाहिए था कि ये हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और बड़े सवाल भी उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि जब यूनिफॉर्म की कैप की इजाजत है तो उसी रंग की हिजाब में पहनने में क्या दिक्कत है, ये भी पूछा था। और ये भी कहा था कि हिजाब पहनने से किसी के पब्लिक ऑर्डर या सामाजिक एकता को क्या नुकसान हो सकता है। ये बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे। हालांकि कुछ सवाल मुस्लिम पक्ष से भी पूछे थे कि कक्षाओं में हिजाब आप क्यों पहनना चाहते हैं, अगर यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब है तो वहां हिजाब की क्या जरूरत है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस में, जो शैक्षणिक संस्थाओं में जो यूनिफॉर्म जो प्रेस्क्राइब की जाती है, ड्रेस कोड होता है, क्या उससे ऊपर है। ये तमाम सवाल पूछे गए थे और काफ़ी अहम है ये मुद्दा। 10 दिन तक मैराथन सुनवाई इस मुद्दे पर चली है। करीब 26 याचिकाएं यहाँ पर हैं, जिसमें वो मुस्लिम छात्राएं भी हैं जो हाई कोर्ट भी गई थी इस मुद्दे को लेकर। वहाँ पर 15 मार्च को हाई कोर्ट की फुल बेंच यानी 3 जजेस की बेंच का जो फैसला आया था वो उनके खिलाफ आया था और कहा था कि सरकार को इस तरह का नोटिफिकेशन देने का अधिकार है। हिजाब जो है वो धर्म का, इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये सब कहा था। लेकिन इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 6 महीने के बाद ये सुनवाई शुरू हुई है और काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि एक समुदाय को निशाना ये बनाया जा रहा है और जब चूड़ी, बिंदी, कड़ा, सिखों को पगड़ी की इजाज़त है तो फिर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में किसी को क्या दिक्कत है, क्या ये किसके मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन है। ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और कहा है कि इस आदेश को रद्द किया जाए और हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है और किसी को भी धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दखल देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी बात एक ये कही थी कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं में, स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, वहां पर तो कोई कुछ भी पहन सकता है। लेकिन सरकार यहां पर कह रही है क्योंकि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आई और वो भी पीएफआई की एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर हाल ही में बैन लगाया गया है, इस कारण ये सब कुछ हुआ। तो उससे बदले में जो दूसरे धर्म के छात्र हैं, हिंदू छात्र, वो भगवा शॉल पहनकर आने लगे, जिसके कारण पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया था, कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था, इसलिए इस तरह का आदेश दिया है। तो काफी अहम है ऐसा मामले में जहां पर सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला सुनाना है।
जी, सुप्रीम कोर्ट को बड़ा फैसला सुनाना है। और आशीष, बहुत ही संक्षेप में ये भी बताया, हमने देखा था किस तरह से कर्नाटक में कई जगह विरोध हुआ था और इसका असर देखने को मिला था। कई मुस्लिम छात्राएं जो हिजाब नहीं पहन पा रही थी, उन्होंने बीच में ही पढ़ाई भी छोड़ दी थी। तो ये तमाम पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है, जिसका एक लंबा असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए मामला भले ही कर्नाटक का हो, लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है, एक संवैधानिक अदालत है, यहाँ जो फैसले आते हैं वो एक कानून बन जाते हैं, एक नज़ीर बन जाते हैं। तो ये फैसला पूरे देश भर में लागू होगा। इस तरह का जो फैसला आएगा, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने पीयूष गोयल की रिपोर्ट भी रखी थी कि करीब 17,000 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने हिजाब बैन के बाद या तो परीक्षाएं नहीं दी या अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हम नहीं जानते कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं है, क्योंकि ये कोई सत्यापित रिपोर्ट नहीं है, एक संगठन की रिपोर्ट है। लेकिन काफी अहम है ये मुद्दा, जब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि बहुत सारी हजारों सैकड़ों छात्राएं ऐसी हैं जो बीच में पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो हिजाब पर बैन लग गया। लेकिन सरकार, कर्नाटक सरकार कह रही थी कि इससे पहले 2021 से पहले कोई हिजाब पहनकर छात्राएं नहीं आती थी, और इसके बाद क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये अभियान शुरू किया, इसके बाद ये एक साजिशन के तहत छात्राएं जो हैं वो उस साजिश का शिकार हुई, और उस साजिश के तहत इसे एक मुहिम बनाया गया ताकि राज्य में व्यवस्था खराब हो सके। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर भी जाता है या नहीं जाता, ये एक बड़ा सवाल होगा। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए कि तमाम दलीलें यहाँ पर कर्नाटक सरकार की तरफ से और साथ ही जो याचिकाएं आई हैं उसमें भी क्या कुछ कहा गया है। इंतजार रहेगा, 10:30 बजे का वो वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट, जिसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, उस पर फैसले का ऐलान होगा। आपके पास हम वापस रुख करेंगे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुरादाबाद से एक खनन माफिया का पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के जसपुर पहुंची पुलिस की टीम के साथ मुठभेड़ में एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। मुरादाबाद पुलिस की टीम 50,000 के इनामी खनन माफिया जफर और उसके साथियों का पीछा कर रही थी। इस दौरान जफर और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए गांव वालों ने 4 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया और इस दौरान 3 पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर है। घटना की सूचना मिलने पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलम माथुर, एसएसपी हेमंत कुटियाल सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड के जसपुर में कई ग्रामीण धरने पर बैठ गए। डीआईजी के मुताबिक मुरादाबाद पुलिस के 2 पुलिसकर्मी गायब हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जफर का आज हाउट परसुएट किया गया। आज जो है सूचना मिली जब पुलिस टीम को, यहाँ पर स्थानीय टीम को, तो इसको चेज किया गया और ये हमारे यानी उत्तर प्रदेश बॉर्डर से होता हुआ उत्तराखंड की तरफ गया। और वहाँ पर जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, घर में जाके इसने शरण ली। वहाँ पर जब पुलिस टीम पहुंची है तो वहाँ पे फोर्सफुली पुलिस टीम को बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के उपरांत वहाँ पर जो हमारे पुलिस कर्मियों का कहना है कि वहाँ पर पहले बहुत ही गंभीर रूप से मारपीट की गई और जब पुलिस कर्मियों ने भागने का प्रयास किया तो उसमें बेतरतीब फायरिंग भी की गई है। अभी शुरू में हमने बताया था कि 5 लोग इसके अंदर इंजर्ड है, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों की गोली लगी है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी हमारे अभी भी मिसिंग है, साथ साथ 3 वेपन जो हैं हम लोग के अभी मिसिंग है। इस संबंध में हम लगातार उत्तराखंड पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जो हमारे मिसिंग लोग हैं उनको जल्दी से रिकवर किया जाए, उनकी लोकेशन क्या है, उनका स्टेटस। और अजय सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये पूरा मामला काफी उलझा हुआ है। खनन माफिया जफर के बारे में पहले बताएं, क्या जानकारी, जिसका पुलिस पीछा करते हुए पहुंची थी, और जो पुलिसकर्मी गायब बताए जा रहे हैं उनके बारे में क्या अपडेट, और ये महिला की मौत कैसे हुई, बताएं जरा तफसील से। जय, आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है वो मुरादाबाद के जो ठाकुर द्वार का जो इलाका है, जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगा हुआ है, जसपुर से लगा हुआ जो इलाका है, उस इलाके का मामला है। और ये जो खनन माफिया हैं, ये इनके ऊपर पहले भी 50,000 रुपए का इनामिया है जफर के ऊपर। ये बहुत ही इसके कुछ दिन पहले अभी वहां पर इसी तरीके की एक घटना और हुई थी जब एसडीएम पर गोली के अटैक करने की बात आई थी। एसडीएम के में हमला करने को लेकर के ये वांछित थे, उस मामले में भी वांछित थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पहले एसडीएम की घटना हुई, फिर अभी ये जो घटना हुई है,
तो जफर जो है वो उसकी सूचना जब ठाकुर द्वार पुलिस कोतवाली को मिलती है तो वो उसकी सूचना पर वो लोग गए, उसके पीछे गए। बदमाश जो थे वो लोग जो है वो भाग करके उस बॉर्डर के उस पार गए, उत्तराखंड गए, जो पूरा बॉर्डर है यूपी और उत्तराखंड का जी। वहां जसपुर के उस गांव में गए। पुलिस के मुताबिक वो एक घर में छुप गया। डीआईजी को लगता है कि पहले से भी हो सकता है कि छुपता रहा हो। तो एक गांव पे जो है वो बंधक बनाया गया। घटना जो है वो लोगों का गुस्सा, गांव वालों का ये कहना था कि पुलिस की गोली चलने से जो फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग हुई बदमाशों और पुलिस के बीच में, उसमें एक महिला को वहां गोली लग गई, जिससे गोली लगने से उसकी मौत की बात आई। तो उसके बाद गांव वाले वो गुस्सा हो गए, उन लोगों ने पुलिस को वहीं पर बंधक बना लिया। उसमें मारपीट भी हुई। एक पुलिस वाले को हेड इंजरी की बात डीआईजी बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से बंधक बनाने में मारपीट हुई होगी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, उन्हें बंधक बनाया गया है। इस पूरे मामले में 2 पुलिसकर्मी जो है वो मतलब मिसिंग भी है। तो ये मामला चूंकि बड़ा हो गया और इसको लेकर के जफर को लेकर के काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी और जब सूचना मिली तो उसके पीछे गई थी और तब इस तरीके की वारदात और घटना हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह इस पूरे अपडेट के लिए आपका। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सोमवार शाम को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के लोग कथित तौर पर डीजे बंद करने को लेकर आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से पत्थरबाजी और आगजनी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों समेत 20 लोग घायल हो गए हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखते हैं सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना क्षेत्र में पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। सोमवार की देर शाम विसर्जन शोभा यात्रा में मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर बवाल हो गया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़, हमला व आगजनी की। घटना में 2 पुलिसकर्मियों समेत 21 लोग घायल हो गए थे। कई घरों में तोड़फोड़ हुई और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई जारी है, फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट है, पोजीशन 100% नॉर्मल है। गिरफ्तारी चल रही है, लगातार 5 टीमें गिरफ्तारियों के लिए निकली हुई हैं और शाम तक काफी संख्या में गिरफ्तारी हो भी जाएंगी। अब तक 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको उकसाया, खुद किया, इसके पीछे हैं, एक को चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। दोनों समुदाय झगड़े के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। बाबा जी ने आरती किया, आरती करने के बाद वो मूर्ति आगे लगाई गई। फिर उसके बाद में मौलवी साहब निकले, उन्होंने कहा कि गाड़ी आगे बढ़ाइए। हमने कहा अच्छा गाड़ी जो है आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन पहले वल्लीपुर की मूर्ति आगे लग जाए, उसके बाद में बढ़ा दें। इतने में वो विवाद शुरू होगा। मस्जिद से कम 200-300 लोग हथियार लेके निकले और सब पर टूट पड़े। ये लोग डीजे बजाते हुए जा रहे थे। रोडी के ऊपर एक मस्जिद है। जब मस्जिद के सामने पहुंचे तो वहाँ बहुत तेज़ डीजे बज रहा था, जिस पर लोगों ने मना किया कि भाई डीजे मत बजाइए, नमाज हो रही है। नमाज के वक्त इन लोगों ने और तेज़ डीजे बजा दिया और उसी में दोनों उसमें तकरार हो गई और क्या कहते हैं, इससे फसाद खूब बड़ा हुआ। इन लोगों ने मतलब भी मस्जिद को जलाया, मस्जिद में आग लगा दिया, बहुत सारी दुकानों को जलाया, कई लोग जख्मी हैं। लेकिन अभी तक न तो मुसलमानों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई गिरफ्तारी दूसरे फिरके की हुई है। अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं 51 नामजद मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर हुई है और मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन आरोपों के बीच पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हंगामे के दौरान का बल्दी राय थाना अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो लोग इस दुस्साहस का परिणाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, बल्लीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। माँ भगवती
कि मूर्ति सबका विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। पुलिसकर्मी कह रहा है कि इस यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। ऐसी कार्रवाई होगी कि वो भूल नहीं पाएंगे। किसी भी हालत में अराजकता बर्दाश्त नहीं है। यूपी पुलिस की लापरवाही अगर ना होती तो शायद ये हादसा टल सकता था। प्रशासन का आदेश है कि नई शोभा यात्राएं नहीं निकलेंगी, लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे, जो पुरानी परंपरागत यात्राएं हैं वही निकलेंगे। लेकिन फिर भी शोभा यात्रा को इजाजत कैसे दे दी? जब इजाजत दी तो पुलिसकर्मी वहां पर इक्का दुक्का ही मौजूद थे, प्रशासनिक अमला नदारद था। अगर ये सब पुलिस ने एहतियात बरते होते तो शायद ये घटना नहीं होती। सुल्तानपुर में सहयोगी अशोक गौतम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बार फिर से शिंदे और उद्धव गुट आमने सामने हैं। अंधेरी पूर्व में होने वाले उपचुनाव से पहले अब राजनीति यहां काफी तेज हो चुकी है। उद्धव गुट के नेताओं का आरोप है कि उनकी प्रत्याशी ऋतुजा लटके पर दबाव बनाया जा रहा है। बीएमसी में काम करने वाली ऋतुजा का इस्तीफा अब तक प्रशासन ने मंजूर नहीं किया है। इस मामले में अब अदालत में आज सुनवाई होने जा रही है। बीएमसी मुख्यालय में ऋतुजा लटके बुधवार को बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से मिलने का इंतजार करती नजर आईं। अंधेरी पूर्व उपचुनाव लड़ने के लिए बीएमसी में काम करने वाली ऋतुजा लटके ने पहले 2 सितंबर और बाद में 3 अक्टूबर को इस्तीफा पत्र दिया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके विरोध में बुधवार दोपहर उद्धव ठाकरे गठ के विधायक और सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिंदे सरकार पर हमला बोला। अनिल परब ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट ऋतुजा लटके पर दबाव बना रहे हैं कि वो उनके गुट से लड़े। इसके साथ ही शिंदे गुट के दबाव के कारण बीएमसी की ओर से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। ऋतुजा लटके के बारे में हम माध्यम से ही सुन रहे हैं कि उनको शिंदे गुट में जाने के लिए उनके ऊपर दबाव है। उनको ये कहा जा रहा है कि हमारे पास आ जाओ, आपका रेजिग्नेशन तुरंत मंजूर होगा। कोई लोगों ने, पत्रकारों ने मुझे ये भी बताया कि उनको मिनिस्ट्री की ऑफर दी जा रही है। जब पूरे के पूरा कानून पूरा किया जाता है तो अगर कोई कानून में गलती है तो रिजेक्ट करना चाहिए। रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, पास भी नहीं कर रहे। उनके बात करने के टाइम तो पता चल रहा है, कुछ बातें हमको ऑफ द रिकॉर्ड बता भी देते हैं, लेकिन इसका जो दिख रहा है वो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि दबाव में ये सब चल रहा है। उद्धव गुट की ओर से लगे आरोपों को सरकार की ओर से नकारा गया। महानगर पालिका के इस्तीफे के बारे में उनके अपने नियम होते हैं, उनको उसकी पूरी स्वायत्तता है। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए हमारे हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं है। जो बड़ा साहब की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों मिलाकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इतने नीचे लेवल पे जाके काम करने वाले शिंदे साहब कभी भी नहीं, ना उन्होंने जिंदगी में किया है। मैं उद्धव ठाकरे नीचे किसी को तकलीफ देने के लिए कौन से लेवल पे जा सकते हैं, मैं एक नहीं 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं। अब शिंदे साहब ने अगर किसी को तकलीफ दी है आज तक पॉलिटिकल राइवलरी में, तो आप एक एग्जाम्पल दिखाइए। उद्धव गुट की ओर से अब बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर गुरुवार के दिन सुनवाई होनी है। बीएमसी पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने एनडीटीवी से कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है, उनके पास फैसले के लिए 30 दिन का समय है। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव का नामांकन भरने का आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन कौन प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतरने वाला है। इसलिए अब गुरुवार के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आने वाले फैसले के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौन लड़ने वाला है और कौन किस पार्टी से लड़ने वाला है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अफ्रीका के गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के आरोप वाली भारतीय कंपनी मैडन फार्मा के तमाम दवाइयों के उत्पादन पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। हरियाणा के सोनीपत के इस फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल और हरियाणा ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जांच में पाया कि प्लांट में कई खामियां हैं और इस बाबत मैडन फार्मा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। खामियों पर कहा गया है कि क्यों ना आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सरकार ने वाई के गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है।
मेडेन फार्मा की तमाम दवाइयों के उत्पादन पर रोक। हरियाणा और केंद्र सरकार के ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मेडेन फार्मा के इस प्लांट के निरीक्षण के दौरान और शक के घेरे में आई कफ सिरप को लेकर कई तरह की खामियां पाई। हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर ने मेडेन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है। इस नोटिस में कहा गया कि मिली खामियों को देखते हुए क्यों न आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। अफसरों को निरीक्षण के दौरान शक के दायरे में आई कफ सिरप के उत्पादन और टेस्टिंग में इस्तेमाल उपकरणों की लॉगबुक नदारद मिली। सिरप में इस्तेमाल कई सॉल्ट के बैच नंबर भी नहीं मिले। कंपनी ने गांबिया भेजी गई कफ सिरप का सही तरीके से वैलिडेशन भी नहीं किया। सवालों के घेरे में आए प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट भी कंपनी देने में नाकाम रही। फार्मा कंपनी ने डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल को लेकर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की क्वालिटी टेस्टिंग तक नहीं की। सोनीपत फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो 3 ड्रग्स WHO ने मेंशन किए हैं, उनका तो अभी हमने सैंपल भेजा हुआ है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में। उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई। उसकी रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। परंतु केंद्र और हरियाणा के ड्रग डिपार्टमेंट ने इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन की थी। उसमें काफ़ी कमियां मिली, लगभग 12 कमियां उसमें मिली। मेडेन फार्मा की अलग अलग दवाइयों को लेकर देश के 4 राज्यों ने अलग अलग वक्त पर खामियों की बात कही थी। वहीं इस फार्मा कंपनी के खराब प्रोडक्ट को लेकर वियतनाम ने 2 साल तक इसे बैन भी किया था। अब हरियाणा सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए कंपनी के उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। उनको मद्दे रखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि इसकी टोटल प्रोडक्शन बंद कर दी जाए और उसका हमने नोटिस दे दिया है। वहीं कर्नाटक और केरल सरकार ने गांबिया की खबर के बाद एहतियातन अपने राज्यों के फार्मा कंपनियों को इस बात पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं कि उत्पादन हो रहे सिरप में इस्तेमाल हो रहे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल की मात्रा की सही से जांच सुनिश्चित की जाए। सख्ती भी जरूरी है और जरूरत सख्त फैसले लेने की भी है, साथ में सबक भी, क्योंकि सवाल महज एक कंपनी का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख से जुड़ा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू और दूसरे शहरों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब बिक्री के सरकारी फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। तमाम धार्मिक राजनीतिक दल इस फैसले के खिलाफ हैं और उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ बरसों में शराब की दुकानों में खासा इजाफा भी हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों का मानना है कि माहौल इससे खराब हो रहा है। देखते हैं रिपोर्ट। शराब की दुकानें बंद करो। जम्मू में आम दुकानों पर शराब की बिक्री के सरकारी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के इस फैसले का जम्मू कश्मीर में चौतरफा विरोध हो रहा है। इसके खिलाफ सिर्फ क्षेत्रीय दल ही नहीं बल्कि बीजेपी तक ने आवाज उठाई है। पार्टी का आरोप है कि जम्मू जो मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता है, उसे शराब का अड्डा बनाया जा रहा है। इस प्रकार के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और जल्द इसको वापस लेना चाहिए। हिंदू समाज ऐसा नहीं चाहता कि मंदिरों को, शहर को इस तरह से जगह जगह पर शराब बेच करके धूमिल किया जाए। अपने फैसले में उपराज्यपाल ने श्रीनगर, जम्मू और दूसरे सभी शहरी इलाकों की दुकानों को शराब बेचने का अधिकार दे दिया है। जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री, उपराज्यपाल की मंजूरी। 5 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री वाले जम्मू के शहरों और श्रीनगर की दुकानों और दूसरे शहरी इलाकों में 2 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री वाली दुकानें इस योजना के तहत योग्य होंगी। सभी धार्मिक और राजनीतिक दलों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और उपराज्यपाल से अपना फैसला वापस लेने को कहा है। कि मंदिरों के शहर में और शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। पिछले कुछ बरसों में जम्मू के कारोबारी ये आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोगों को शराब के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में बेहिसाब शराब की दुकानें खुल गई हैं। इसी साल मई में बारामूला में खोली गई शराब की एक नई दुकान पर आतंकवादियों ने एक हथगोला फेंका, जिससे एक कर्मचारी की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हुए। पिछले 2 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में खासतौर से जम्मू शहर में दर्जनों नई शराब की दुकानें खोल दी गई हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर के नए हुक्मनामे के तहत अब लोकल स्टोर्स में भी शराब बेची जाएगी, जिसका विरोध यहाँ के रीजनल पार्टीज के साथ साथ बीजेपी भी कर रही है। उनकी डिमांड यह है कि इस हुक्मनामे को वापस लिया जाए। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने परमाणु युद्ध का अंदेशा भी पैदा कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनको नहीं लगता कि रूस ऐसी हरकत करेगा, लेकिन अमेरिका बड़े पैमाने पर आयोडीन की गोली खरीद रहा है, जिसका इस्तेमाल परमाणु रेडिएशन से बचने में होता है। देखते हैं रिपोर्ट। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले ने दुनिया के देशों की चिंता और बढ़ा दी है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि ये युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो फिर महाविनाश होगा। हालांकि व्हाइट हाउस ये साफ कर चुका है कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये बयान परमाणु हथियार के इस्तेमाल की किसी खुफिया सूचना पर आधारित नहीं था। वैसे इन शंका आशंकाओं के बीच अमेरिका बड़े पैमाने पर आयोडीन की वो गोली खरीद रहा है जिसका इस्तेमाल परमाणु विकिरण से बचाव के लिए किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स की 4 अक्टूबर की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर पोटाशियम आयोडाइड की गोली खरीद रहा है। हालांकि इसमें सीधे तौर पर यूक्रेन रूस जंग का जिक्र नहीं है, लेकिन साफ तौर पर लिखा गया है कि रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है। इसमें 2004 में अमेरिकी संसद में पास कानून का जिक्र कर कहा गया है कि रासायनिक और परमाणु हमले से बचने के लिए $290 मिलियन की रकम निर्धारित की गई है। इसे अमेरिकी इतिहास में आयोडीन की गोली की सबसे बड़ी खरीद बताया गया है। जो हम सुन रहे हैं कि दवाई के बारे में इसका जो व्याख्या है, जो विश्लेषण है, वो इसी दायरे में एक प्रकार से चेतावनी है कि अमेरिका के जो हुकूमत है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और सवाल यही उठता है कि अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है तो भारत अपने नागरिकों के लिए किस प्रकार का कदम उठा रहा है। रूस यूक्रेन को जोड़ने वाले पुल पर 8 अक्टूबर को हुए धमाके के बाद रूस ने यूक्रेन पर नए मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी इस बात की शंका है कि पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ही कई देशों में पोटेशियम आयोडाइड की गोलियों की खरीद बढ़ गई है। रिपोर्ट है कि पोलैंड, ब्रिटेन और फिनलैंड समेत यूरोपीय यूनियन के कई देशों में इस गोली की खरीद में कई हजार गुना इजाफा हुआ है। इससे इनकी कीमत में भी 2 गुने तक की बढ़ोतरी हो गई है। परमाणु हमला जहां होता है वहां कई किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख में बदल जाता है, लेकिन परमाणु विकिरण की जद में आने का खतरा उनको भी होता है जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है और पोटेशियम आयोडाइड इसी की रोकथाम करता है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज कर्नाटक हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आने जा रहा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के फैसले पर सबकी नजरें हैं। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन करने का फैसला सही था या नहीं। 22 सितंबर से 10 दिनों तक चली सुनवाई के बाद पीठ हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच में गर्मागर्म बहस हुई तो अदालत ने भी बड़े सवाल उठाए हैं। इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम छात्राओं और संगठनों की ओर से 21 वकीलों ने बहस की है। उधर कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि यह फैसला मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए है। हिजाब पहनने से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता। स्कूल में पगड़ी, कड़ा और बिंदी पर बैन नहीं तो हिजाब पर क्यों? हिजाब धार्मिक आजादी के अधिकार के दायरे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब बैन के बाद 17,000 छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी या पढ़ाई छोड़ दी। और वहीं कर्नाटक सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने इस फैसले को सही ठहराया था और कहा था कि यह फैसला स्कूलों में सामाजिक एकता और पब्लिक ऑर्डर के लिए लिया गया है। हिजाब आंदोलन के पीछे पीएफआई की साजिश है, यह भी सरकार की तरफ से कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कुल 26 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इसमें से 6 मुस्लिम छात्राओं की भी याचिका है, जिनकी याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस साल 15 मार्च को फैसला सुनाया था हाईकोर्ट ने कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में धार्मिक प्रथा
का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब आज नजर रहेगी कि क्या कुछ कोर्ट से निकलकर आता है इस बड़े मुद्दे पर। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। सबसे बड़ी बात ये भी है इस पूरे मामले में कि दोनों जज जो इस पीठ में शामिल हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया, दोनों अपने जजमेंट अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे। उन्होंने अपने अलग अलग जजमेंट लिखे हैं। अब ये नहीं पता कि वो एक मत हैं इस मुद्दे पर या नहीं है, या वो आपस में असहमति जताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर मामला 3 जजेस की बेंच को रेफर किया जाएगा। लेकिन काफ़ी अहम है ऐसे मुद्दे पर जहाँ पर इसके अगर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देता है, क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर बहुत सारे सवाल सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धुलिया ने उठाए थे और कहा था कि हाई कोर्ट को इस बात पे नहीं जाना चाहिए था कि ये हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और बड़े सवाल भी उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि जब यूनिफॉर्म की कैप की इजाजत है तो उसी रंग की हिजाब में पहनने में क्या दिक्कत है, ये भी पूछा था। और ये भी कहा था कि हिजाब पहनने से किसी के पब्लिक ऑर्डर या सामाजिक एकता को क्या नुकसान हो सकता है। ये बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे। हालांकि कुछ सवाल मुस्लिम पक्ष से भी पूछे थे कि कक्षाओं में हिजाब आप क्यों पहनना चाहते हैं, अगर यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब है तो वहां हिजाब की क्या जरूरत है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस में, जो शैक्षणिक संस्थाओं में जो यूनिफॉर्म जो प्रेस्क्राइब की जाती है, ड्रेस कोड होता है, क्या उससे ऊपर है। ये तमाम सवाल पूछे गए थे और काफी अहम है ये मुद्दा। 10 दिन तक मैराथन सुनवाई इस मुद्दे पर चली है। करीब 26 याचिकाएं यहाँ पर हैं, जिसमें वो मुस्लिम छात्राएं भी हैं जो हाई कोर्ट भी गई थी इस मुद्दे को लेकर। वहाँ पर 15 मार्च को हाई कोर्ट की फुल बेंच यानी 3 जजेस की बेंच का जो फैसला आया था वो उनके खिलाफ आया था और कहा था कि सरकार को इस तरह का नोटिफिकेशन देने का अधिकार है। हिजाब जो है वो धर्म का, इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये सब कहा था। लेकिन इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 6 महीने के बाद ये सुनवाई शुरू हुई है और काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि एक समुदाय को निशाना ये बनाया जा रहा है और जब चूड़ी, बिंदी, कड़ा सिखों को पगड़ी की इजाज़त है तो फिर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में किसी को क्या दिक्कत है, क्या ये किसके मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन है। ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और कहा है कि इस आदेश को रद्द किया जाए और हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है और किसी को भी धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दखल देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी बात एक ये कही थी कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं में, स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, वहां पर तो कोई कुछ भी पहन सकता है। लेकिन सरकार यहां पर कह रही है क्योंकि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आई और वो भी पीएफआई की एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस पर हाल ही में बैन लगाया गया है, इस कारण ये सब कुछ हुआ। तो उससे बदले में जो दूसरे धर्म के छात्र हैं, हिंदू छात्र, वो भगवा शॉल पहनकर आने लगे, जिसके कारण पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया था, कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था, इसलिए इस तरह का आदेश दिया है। तो काफी अहम है ऐसा मामले में जहां पर सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला सुनाना है। उत्तराखंड में यूपी पुलिस के अफसरों, जवानों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुरादाबाद पुलिस 50,000 के नामी बदमाश जफर को पकड़ने गई थी। पुलिस को उसके गुरताज के घर में छिपे होने की सूचना मिली। यूपी पुलिस पर बीजेपी नेता की पत्नी की हत्या का दरअसल आरोप लग रहा है। दरअसल कल देर रात मुरादाबाद पुलिस उत्तराखंड के जसपुर में छापा मारने गई। इस दौरान गांव वालों ने यूपी पुलिस के लोगों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई है। फायरिंग में जसपुर के बीजेपी नेता गुरताज की पत्नी की मौत हो गई है और आरोप है कि महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई है। इस दौरान मुरादाबाद पुलिस के 2 जवानों को भी गोली लगी है। मुरादाबाद पुलिस के कई लोगों को बंधक बनाने की भी सूचना मिली है। पुलिस के पहुंचने पर दोनों ओर से फायरिंग हुई है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख की पत्नी गुरप्रीत कौर की मौत हुई। कुछ पुलिसकर्मियों के भी लापता होने की खबर है और इस मामले ने कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठा दिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर सुनवाते हैं मुरादाबाद की डीआईजी ने क्या कुछ बयान दिया है। जफर का आज हाउट परसुएट किया गया। आज जो है सूचना मिली जब पुलिस टीम को, यहाँ पर स्थानीय टीम को, तो इसको चेज किया गया और ये हमारे यानी उत्तर प्रदेश बॉर्डर से होता हुआ उत्तराखंड की तरफ गया और वहाँ पर जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, घर में जाके इसने शरण ली। वहाँ पर जब पुलिस टीम पहुंची है तो वहाँ पे
फोर्सफुली पुलिस टीम को बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के उपरांत वहां पर जो हमारे पुलिस कर्मियों का कहना है कि वहां पर पहले बहुत ही गंभीर रूप से मारपीट की गई और जब पुलिस कर्मियों ने भागने का प्रयास किया तो उसमें बेतरतीब फायरिंग भी की गई है। अभी शुरू में हमने बताया था कि 5 लोग इसके अंदर इंजर्ड है, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों की गोली लगी है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी हमारे अभी भी मिसिंग है, साथ साथ 3 वेपन जो हैं हम लोग के अभी मिसिंग है। इस संबंध में हम लगातार उत्तराखंड पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जो हमारे मिसिंग लोग हैं उनको जल्दी से रिकवर किया जाए, उनकी लोकेशन क्या है, उनका स्टेटस। सूचना ये था कि वो एक ऑपरेशन करने आए थे, कुछ किसी को पकड़ने आए थे। ये उनके अनुसार है कि वो एक व्यक्ति को या एक इनामी अपराधी को पकड़ने आए थे। उस समय जो है यहाँ पे आ गए थे और ऑपरेशन कर दिए उन्होंने, मतलब घेरा गोटो पकड़ दकड़ का। उस समय काफ़ी भिड़ंत हो गया, झड़प हो गया लोकल लोगों के साथ यहाँ पे, और झड़प के बाद जो है आपसी फायरिंग हुई और इसमें वो इंजुरी हुआ है करके, तो मतलब इस प्रकार की भिड़ंत का सूचना है। तत्काल हमारे फोर्स रवानगी हो गई वहाँ पे। फोर्स रवानगी हो गए, देखा था कि एक महिला को ऑलरेडी गोली लग चुका था और वो जो है वहाँ पे ब्रॉड डेड हो गई थी हॉस्पिटल में। और यहाँ पे भी मतलब हम मुरादाबाद पुलिस के कुछ सादे वस्त्रों में कुछ व्यक्ति थे जो मुरादाबाद पुलिस के कर्मचारीगण थे, उनका भी इंजुरी हो गया था। बहुत ही गंभीर और बहुत ही मतलब संवेदनशील एक डेथ है ये। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, काफी पेचीदा ये मामला लग रहा है, क्योंकि जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्यों में कोई छापा मारने जाती है तो एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक समन्वय होता है। यहाँ पर खबर ये आ रही है निकल कर की फायरिंग हो गई है, आमने सामने की, पुलिस वाले लापता हैं, बीजेपी नेता की पत्नी को गोली लग गई, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है, 2 पुलिस वालों को भी गोली लग गई है। ये हुआ क्या है और कहाँ पर यहाँ पर गड़बड़ी हुई है? देखिए, एक माइनिंग माफिया है जो इनामी बदमाश 50,000 का जफर। सूचना मिली कि वो ठाकुर द्वारा जो यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है वहां पर छुपा हुआ है। मुरादाबाद की पुलिस की एक टीम उसको ठाकुर द्वारा जो यूपी में है वहां पकड़ने के लिए पहुंची। ये बदमाश वहां से भाग गया और चला गया जसपुर, जो कि बॉर्डर का ही एक इलाका है। यूपी पुलिस के जो अधिकारियों का कहना है कि उनको पता नहीं था कि वो उनकी पुलिस पीछा करते करते उत्तराखंड पहुंच गई है और जसपुर में जाकर के ब्लॉक प्रमुख है, ये जो आरोपी बदमाश है, वो उसके घर पे जाके छुप गया। वहां पर जब छुप गया तो पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में जो ब्लॉक प्रमुख की पत्नी है उसको गोली लगी और वो वहीं मर गई। जिसके बाद गांव वालों की तरफ से भी फायरिंग हुई। उस फायरिंग में 2 पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, बहुत गंभीर रूप से घायल है। और क्या हुआ कि जो वहां पर लोकल थे उन्होंने यूपी पुलिस के लोगों को, जो यूपी पुलिस कर्मी थे, उनको ओवर पावर कर लिया, उनको जबरदस्ती बंधक बना लिया, उनके साथ मारपीट करी, उनके हथियार छीन लिए और कुछ पुलिस वाले बताया जा रहा है अभी बंधक हैं। जब ये पूरा मामला हुआ तो आनंद फानंद में उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया। फिर उत्तराखंड की टीम वहां पर पहुंची तो जो 2 घायल पुलिसकर्मी हैं उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा अभी कोशिश है कि जो पुलिस वाले लापता है, जिनको बंधक बना लिया गाँव वालों ने, उनको ढूंढ रही है उत्तराखंड पुलिस। और काफी हंगामा चल रहा है जसपुर में। उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर आप दूसरे, जैसा आप बोल रहे हैं, दूसरे राज्य में जाती हैं तो आपको समन लेना पड़ता है और जो लोकल थाना है वहां के अधिकारियों को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। यूपी पुलिस ने कहा कि समझ में नहीं आया, पीछा करते करते उत्तराखंड पहुंचे, तो ये बॉर्डर का इलाका है। तो अभी भी स्थिति बेहद संवेदनशील बताई जा रही है और पुलिसकर्मी जो गंभीर रूप से घायल हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं वो काफी सीरियस हैं और जो लापता पुलिसकर्मी हैं उनको दबिश देकर के बरामद करने की कोशिश है। और उधर जो बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी तरफ से शव जो उनकी पत्नी का है उसको सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। और रात से एक बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा है जो इस वक्त जसपुर में चल रहा है, जो कि उत्तराखंड में है। अदिति, सर, अब संक्षेप में ये भी बता दीजिए, जो इनामी बदमाश जफर को पकड़ने पुलिस गई थी मुरादाबाद की, क्या उसको पकड़ पाई है? देखिए, अभी इस बारे में सूचना नहीं मिल पा रही है कि पकड़ पाई, क्योंकि जो पुलिसकर्मी थे वही बंधक हो गए हैं। तो अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी पुलिस की है कि जो बंधक पुलिसकर्मी है उनको छुड़ाया जाए, जो घायल पुलिसकर्मी है उनको किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। तो जैसे जैसे अभी दिन बढ़ेगा कुछ और जानकारी आएगी तो हम लगातार दर्शकों को अपडेट करेंगे इस बारे में।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री गुजरात में थे, एक दिन पहले ही गुजरात में थे और अब वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। ऊना में प्रधानमंत्री ने हिमाचल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उनको हरी झंडी भी दिखानी है। इसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में IIT ऊना का उद्घाटन भी वो करेंगे और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ऊना में ही ड्रग पार्क की आधारशिला भी रखी जाएगी, जिसे 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। दरअसल ये पार्क API आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, ऐसा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री चंबा भी जाएंगे और वहां एक सार्वजनिक समारोह में वो 2 पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य में PM ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ भी करेंगे। तो बीजेपी को उम्मीदें हैं हिमाचल प्रदेश में भी, जैसे उत्तराखंड में उन्हें जीत मिली, पिछले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 4 में जीत दर्ज की, वैसे ही गुजरात और हिमाचल से भी बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। और अब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं। मुंबई में अंधेरी पूर्व में होने वाले उपचुनाव से पहले अब राजनीति तेज हो गई है। उद्धव गुट के नेताओं का आरोप है कि उनकी जो प्रत्याशी हैं ऋतुजा लटके, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। BMC में काम करने वाली ऋतुजा लटके का इस्तीफा अब तक प्रशासन ने मंजूर नहीं किया है और अब इस मामले में आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। BMC मुख्यालय में ऋतुजा लटके बुधवार को BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से मिलने का इंतजार करती नजर आईं। अंधेरी पूर्व उपचुनाव लड़ने के लिए BMC में काम करने वाली ऋतुजा लटके ने पहले 2 सितंबर और बाद में 3 अक्टूबर को इस्तीफा पत्र दिया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके विरोध में बुधवार दोपहर उद्धव ठाकरे गठ के विधायक और सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिंदे सरकार पर हमला बोला। अनिल परब ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट ऋतुजा लटके पर दबाव बना रहे हैं कि वो उनके गुट से लड़ें। इसके साथ ही शिंदे गुट के दबाव के कारण BMC की ओर से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। ऋतुजा लटके के बारे में हम माध्यम से ही सुन रहे हैं कि उनको शिंदे गुट में जाने के लिए उनके ऊपर दबाव है। उनको ये कहा जा रहा है कि हमारे पास आ जाओ, आपका रेजिग्नेशन तुरंत मंजूर होगा। कोई लोगों ने, पत्रकारों ने मुझे ये भी बताया कि उनको मिनिस्ट्री की ऑफर दी जा रही है। जब पूरे के पूरा कानून पूरा किया जाता है तो अगर कोई कानून में गलती है तो रिजेक्ट करना चाहिए। रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, पास भी नहीं कर रहे। उनके बात करने के टाइम तो पता चल रहा है, कुछ बातें हमको ऑफ द रिकॉर्ड बता भी देते हैं, लेकिन इसका जो दिख रहा है वो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि दबाव में ये सब चल रहा है। उद्धव गुट की ओर से लगे आरोपों को सरकार की ओर से नकारा गया। महानगर पालिका के इस्तीफे के बारे में उनके अपने नियम होते हैं, उनको उसकी पूरी स्वायत्तता है, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए हमारे हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं है। जो बड़ा साहब की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों मिलाकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इतने नीचे लेवल पे जाके काम करने वाले शिंदे साहब कभी भी नहीं, ना उन्होंने जिंदगी में किया है। मैं उद्धव ठाकरे नीचे किसी को तकलीफ देने के लिए कौन से लेवल पे जा सकते हैं, मैं एक नहीं 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं। अब शिंदे साहब ने अगर किसी को तकलीफ दी है आज तक पॉलिटिकल राइवलरी में, तो आप एक एग्जाम्पल दिखाइए। उद्धव गुट की ओर से अब बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर गुरुवार के दिन सुनवाई होनी है। BMC पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने NDTV से कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है, उनके पास फैसले के लिए 30 दिन का समय है। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव का नामांकन भरने का आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन कौन प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतरने वाला है। इसलिए अब गुरुवार के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आने वाले फैसले के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौन लड़ने वाला है और कौन किस पार्टी से लड़ने वाला है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। अफ्रीका के गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के आरोप वाली भारतीय कंपनी मेड इन फार्मा की तमाम दवाइयों के उत्पादन पर हरियाणा सरकार ने अब रोक लगा दी है। हरियाणा के सोनीपत के इस फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, उसमें सेंट्रल और हरियाणा ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जब जांच की तो पाया कि प्लांट में कई तरह की खामियां हैं और इस बाबत मेड इन फार्मा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। खामियों पर कहा गया कि क्यों ना
आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इस बीच इस खबर भी ये सामने आई कि सरकार ने YK गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है इस पूरे मामले पर जांच को लेकर। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैडन फार्मा की तमाम दवाइयों के उत्पादन पर रोक। हरियाणा और केंद्र सरकार के ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मैडन फार्मा के इस प्लांट के निरीक्षण के दौरान और शक के घेरे में आई कफ सिरप को लेकर कई तरह की खामियां पाई। हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर ने मैडन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है। इस नोटिस में कहा गया कि मिली खामियों को देखते हुए क्यों न आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। अफसरों को निरीक्षण के दौरान शक के दायरे में आई कफ सिरप के उत्पादन और टेस्टिंग में इस्तेमाल उपकरणों की लॉगबुक नदारद मिली। सिरप में इस्तेमाल कई सॉल्ट के बैच नंबर भी नहीं मिले। कंपनी ने गांबिया भेजी गई कफ सिरप का सही तरीके से वैलिडेशन भी नहीं किया। सवालों के घेरे में आए प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट भी कंपनी देने में नाकाम रही। फार्मा कंपनी ने डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल को लेकर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की क्वालिटी टेस्टिंग तक नहीं की। सोनीपत फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो 3 ड्रग्स WHO ने मेंशन किए हैं उनका तो अभी हमने सैंपल भेजा हुआ है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में। उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई। उसकी रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। परंतु केंद्र और हरियाणा के ड्रग डिपार्टमेंट ने इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन की थी। उसमें काफ़ी कमियां मिली, लगभग 12 कमियां उसमें मिली। मैडन फार्मा की अलग अलग दवाइयों को लेकर देश के 4 राज्यों ने अलग अलग वक्त पर खामियों की बात कही थी। वहीं इस फार्मा कंपनी के खराब प्रोडक्ट को लेकर वियतनाम ने 2 साल तक इसे बैन भी किया था। अब हरियाणा सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए कंपनी के उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। उनको मद्दे रखते हुए अभी ये फैसला किया गया है कि इसकी टोटल प्रोडक्शन बंद कर दी जाए और उसका हमने नोटिस दे दिया है। वहीं कर्नाटक और केरल सरकार ने गांबिया की खबर के बाद एहतियातन अपने राज्यों के फार्मा कंपनियों को इस बात पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं कि उत्पादन हो रहे सिरप में इस्तेमाल हो रहे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल की मात्रा की सही से जांच सुनिश्चित की जाए। सख्ती भी जरूरी है और जरूरत सख्त फैसले लेने की भी है, साथ में सबक भी, क्योंकि सवाल महज एक कंपनी का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख से जुड़ा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी जिले में सरयू नदी का पानी उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ का पानी अंदर तक चला गया है, लिहाजा लोगों को खाने पीने की भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। हालात यह है कि कहीं पर पानी के बीच में ऊंचे स्थानों पर तख्त लगाकर खाना बनाना पड़ रहा है, तो कुछ पीड़ित अब नाव पर ही चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। हमारे सहयोगी अजय सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिरसौली गौसपुर तहसील के तिलवारी गांव की ये महिला नाव पर खाना बना रही है। यहाँ 4-5 दिनों से सरयू नदी का पानी इस कदर बढ़ा कि वह घरों के भीतर जा चुका है। लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन अभी पूरी तरीके से इनकी मदद नहीं कर पा रहा है, तो नाव पर ही खाने का इंतजाम हो रहा है। बहुत पानी आ गया सर, घरों में पानी भर गया है, इतनी समस्याएं हो रही हैं, जीव जंत निकल निकल के घर में आ रहे हैं। खाना बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी सुविधा मुहैया नहीं हुई है, ना कोई, बस नाव लगा दी गई है सेंटर पर, अभी कोई खाने पीने का ना कोई लंच पैकेट है, ना कुछ कोई भी व्यवस्था यहाँ पे अभी नहीं हुई। घर में पानी भरा, तख्त के ऊपर लोग चारपाई रख के और कोई व्यवस्था करके किसी तरह खिचड़ी तहरी बना के किसी तरह बच्चों को का पेट पालन हो रहा है। ये समझ लीजिए इतनी समस्या, ऊपर से भी परस रहा, नीचे से तो आप लोग देख ही रहे। सरयू नदी में आई यह बाढ़ पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से है। बाढ़ के चलते जिले की 3 तहसीलों रामनगर, सिरौली गौसपुर और रामसनेही घाट के सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। सैकड़ों हेक्टेयर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। मौका मुआयना करने पहुंचे जिलाधिकारी लोगों की मदद का भरोसा दिलाते हैं।
बाढ़ को लेकर के मैंने और माननीय मंत्री जी ने राम सनेही घाट के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण किया है। वहाँ पर जो हमारे संबंधित एसडीएम्स हैं वो लोग भी उपस्थित थे। चारे की समस्या, जो राशन की किट्स हैं उनका वितरण कल से स्टार्ट हो जाएगा और जो कई जो घाघरा की साइड वाले जो एरियाज हैं उनमें फसल काफ़ी प्रभावित है तो उसके मुआवजे के लिए भी सूची बनाने के लिए निर्देशित किया है। मेडिकल टीम्स हमारी उपस्थित हैं। बाराबंकी जिले में घाघरा नदी खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रामसनेही घाट तहसील क्षेत्र के सेमरी गांव के ग्रामीण बांसबल्ली का पुल बनाकर जान जोखिम में डालकर उस पर से निकल रहे हैं। ये शिकायत आम है कि सरकारी उपेक्षा की वजह से ये जानलेवा रास्ता लेने को मजबूर है। बाराबंकी से सरफराज वारसी के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई पुलिस ने एक लड़की के सामने अश्लील हरकत के एक मामले में जल्द न्याय का अनोखा उदाहरण पेश किया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 24 घंटे के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी। 2 दिनों में मुकदमे में सजा भी दिला दी गई। हालांकि उसे पकड़ने में पुलिस को जरूर 100 दिनों से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन ऐसे वक्त में जब महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब ये फैसला उम्मीद की एक किरण जैसा है। ऐसा कम ही होता है कि कोई पीड़िता इस तरह सोशल मीडिया पर पुलिस की सराहना करे और दूसरों को भी पुलिस के पास बिना किसी संकोच के अपनी शिकायत ले जाने के लिए प्रोत्साहित करे। दरअसल जून महीने में गांव देवी इलाके में कैनेडी पुल के पास एक शख्स एक कॉलेज छात्रा के सामने अश्लील हरकत कर फरार हो गया था। पीड़िता की शिकायत पर गांव देवी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए 500 के करीब सीसीटीवी खंगाले और फिर उसकी पहचान हो जाने पर तकरीबन 100 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। सभी वेस्टर्न लाइन और लोकल लाइंस के रेलवे स्टेशंस पे उसके पोस्टर्स लगाए, बस स्टैंड्स पे पोस्टर्स लगाए और सभी स्लम एरियाज में भी हमने पोस्टर्स लगाए। 100 दिन के प्रयास के बाद हमें 5 अक्टूबर के रात में खबर मिली कि वो आदमी उस एरिया में थोड़ी दूर में देखा गया है। गिरफ्तारी में भले ही 100 दिन से ज्यादा लग गए, लेकिन 6 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी। 5 तारीख को हमने मध्य रात्रि उसको गिरफ्तार किया था। 6 तारीख को उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया हमने और अत्यंत संवेदनशील गुना था करके हमने 24 घंटे के अंदर इसमें पूरी एविडेंस कलेक्ट करके 24 घंटे में इसकी चार्जशीट 7 अक्टूबर को दाखिल किया। 10 तारीख को कोर्ट ने इसको, हमारे एफर्ट्स को काफ़ी पॉजिटिवली लेते हुए कोर्ट ने इस मामले को ट्रायल पर लेने की डिसीजन ली और 10 और 11 तारीख 2 दिन कंटिन्यूस इस मामले में साक्ष्य चले, जिसमें पीड़ित छात्रा का जवाब, हमारे आईओ का जवाब, पंच जिनके सामने सीसीटीवी फुटेज लिए गए थे वो, और सीसीटीवी फुटेज की तांत्रिक विश्लेषण, ये सब के आधार पे कोर्ट ने एविडेंसेस को अप्रिशिएट करने के बाद कल शाम में 11 तारीख के शाम में कल इसमें गुने में 6 महीने की कारावास और 500 रुपए दंड की सजा सुनाई। मुंबई पुलिस की तत्परता से दोषी राम लखन को उसके किए की सजा मिल गई और पीड़िता को भी जल्द इंसाफ मिल गया। ऐसे समय में जब आम आदमी का भरोसा सिस्टम पर से उठता दिख रहा है, तब इस तरह के उदाहरण आम आदमी के मन में जल्द न्याय मिलने की उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खालिस्तान समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई के मामले में भारत को झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल ने खालिस्तानी चरमपंथी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भारत की अपील को ठुकरा दिया है। ये दूसरी बार है जब इंटरपोल ने ये अपील ठुकराई है। भारत फिर से अर्जी डालने की तैयारी कर रहा है। दरअसल पन्नू खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ का संस्थापक है और सीबीआई ने 10 जुलाई 2019 को SFJ पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भारत सरकार की चल रही कार्रवाई पर इंटरपोल ने सवाल खड़े कर दिए हैं और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भारत की मांग ठुकरा दी है। इंटरपोल का कहना है कि भारत सरकार पन्नू के खिलाफ पर्याप्त सबूत देने में असफल रही है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक NIA इस मामले में फिर से अपील करने की तैयारी कर रही है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू पर आतंकवादी और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों में कुल 22 मामले दर्ज हैं। वो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार है। पन्नू अभी कनाडा में रहता है।
भारत सरकार ने 1 जुलाई 2020 को गुरपतवंत सिंह को UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया था। ये दूसरी बार है जब इंटरपोल ने भारत सरकार की RCN जारी करने की अपील ठुकराई है। ऐसे में भारत सरकार को कुछ और ठोस सबूतों के साथ तीसरी बार कोशिश करनी होगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के हमारे शो में पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। पहली खबर है कर्नाटक से जुड़ी हुई, जहां पर हिजाब बैन पर सुप्रीम फैसले का आज दिन है। बड़ा फैसला आपसे कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में आने जा रहा है। दूसरी खबर मुंबई से, जहां पर अंधेरी ईस्ट में उद्धव ठाकरे गुट की जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदवारी खतरे में नजर आ रही है। तीसरी खबर नोटबंदी से जुड़ी हुई, केंद्र और RBI से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं, हलफनामा मांगा है। चौथी खबर, जम्मू की दुकानों में शराब बिक्री के सरकारी आदेश का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी भी इस विरोध में शामिल है। पांचवी खबर, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर राग पर भारत की लताड़, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। आपको करना ये है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इन 5 में से किसी एक खबर को चुनना है। उस खबर को हम आपको विस्तार से दिन भर NDTV इंडिया और उसके YouTube चैनल पर दिखाएंगे।